मुकदमों का शतक, जिसकी वजह से 5 जजों ने केस से कर लिया किनारा, जिसने 1 या 2 नहीं करीब 10 से ज्यादा जेलों में रातें गुजारी। यह शख्स कोई और नहीं, एक तांगे वाले का बेटा है, जिसने पूर्वांचल में खौफ की दास्तान लिख दी। जी हां, अतीक अहमद। लेकिन वो दिन आ गया जब एक ऐसी सरकार आई जिसने अतीक की कुंडली में उसके अंत की कहानी लिख दी। यदि उसके गुनाहों की बात की जाए तो इसकी फेहरिस्त बहुत लंबी है। जितना बड़ा उसका सियासी दबदबा, उतने बड़े उसके गुनाह। अतीक अहमद दबंग, माफिया, गैंग लीडर, हिस्ट्री शीटर और बाहुबली है। उसके नाम पर 100 से ज्यादा केस दर्ज है, लेकिन उसका रुतबा इतना बड़ा है कि आज तक किसी भी मामले में उसको सजा नहीं हुई। अधिकांश मामलों में या तो गवाह पलट गए या मारे गए, लेकिन कोर्ट में अतीक के खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सका। 10 मार्च 1962 को प्रयागराज में जन्मा अतीक अहमद कैसे माफिया बन गया, इसकी कहानी भी दिलचस्प है। उसके पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर गुजर बसर करते थे। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह अतीक समेत अपने सभी बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सके। बताया जाता है कि उसके पिता भी आपराधिक प्रवृत्ति के थे। कई बार छोटे बड़े झगड़ों में नाम आया, लेकिन पुलिस की हिदायत के बाद यह सिलसिला थम गया। अनपढ़ अतीक अपने पिता से बेहद प्रभावित रहा। वो अपने पिता के ही नक्शे कदम पर चलते हुए 17 साल की उम्र में ही अपराधी बन गया। अतीक अहमद के खिलाफ साल 1983 में हत्या के आरोप में पहली FIR दर्ज हुई। जब अतीक 21 या 22 साल का था, तभी अपराध की दुनिया में उसका नाम बड़ा हो गया। उसके बढ़ते अपराधों से परेशान पुलिस जब उसके एनकाउंटर का विचार कर रही थी, उसी समय उसने राजनीति में एंट्री कर ली। साल 1989 में उसने विधानसभा इलाहाबाद की वेस्ट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बन गया। इसके बाद साल 1991 और 1993 में भी वह निर्दलीय चुनाव लड़ा। 1996 में वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक चुना गया और 2002 में अपना दल से विधायक बना। इसके बाद साल 2004 में उसकी सपा में वापसी हुई और वह फूलपुर सीट से सांसद बना। साल 2004 में अतीक के सांसद बनने के बाद इलाहाबाद पश्चिम की सीट खाली हो गई। इस सीट पर उसने अपने भाई अशरफ अहमद को टिकट दिलवा दिया, लेकिन बसपा उम्मीदवार राजूपाल ने उसे हरा दिया। बताया जाता है कि अतीक को अपने भाई की यह हार बर्दाश्त नहीं हुई और उसने 25 जनवरी 2005 को राजूपाल की 19 गोलियां मरवाकर हत्या करवा दिया। इसके बाद दोनों भाइयों अतीक और अशरफ को जेल जाना पड़ा। इस हत्याकांड के चश्मदीद उमेश पाल का अतीक ने 28 फरवरी 2006 को अपहरण करा लिया था। अतीक अहमद ने उमेश पाल को अपहरण के बाद अपने चकिया के ऑफिस में रखा था। उसे रात भर पीटा और टॉर्चर किया। इससे वह घबरा गया। उसको बिजली का शॉक भी दिया गया। अपनी आंख के सामने मौत का मंजर देखकर उमेश पाल टूट गया। इसके बाद उसने डर के मारे अगले दिन कोर्ट में अतीक के पक्ष में गवाही दे दी, हलफनामा भी दे दिया। लिखा कि उमेश पाल मर्डर के समय वो वहाँ मौजूद नहीं था और ना ही कुछ जानता है। अतीक अहमद का बुरा समय 2007 में शुरू हुआ, जब प्रदेश में सरकार बदली, सपा को हार मिली और बसपा प्रमुख मायावती मुख्यमंत्री बनी। अतीक अहमद के घर बसपा की सरकार बनते ही कार्रवाई शुरू हो गई। मायावती ने अतीक के दफ्तर पर बुलडोजर चलवा दिया। बताया जाता है कि मायावती ने रमेश पाल हत्याकांड के चश्मदीद गवाह उमेश पाल को लखनऊ बुलवाया। कहा कि तुम गवाही दो, तुम्हारी रक्षा सरकार करेगी। इसके बाद उमेश पाल हिम्मत जुटाकर 5 जुलाई 2007 में अतीक, उसके भाई अशरफ सहित 10 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया। इस अपहरण केस के बाद उमेश पाल अतीक अहमद के निशाने पर आ गया। उमेश पाल को पूरा भरोसा था कि योगी सरकार में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन गत 24 फरवरी को उमेश पाल की अतीक अहमद के शूटरों ने गोली और बम मारकर हत्या कर दी। इसमें उमेश की सुरक्षा में लगे 2 सरकारी गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र की मौत हो गई। और वो दिन आ गया जब अतीक के अंत की दास्तान लिख दी गई। वो तारीख है 28 मार्च 2023 की, जब अतीक की कुंडली में उसके अंत की कहानी को न्यायालय ने लिख दिया। 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया।
कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया। इस मामले में कुल 11 आरोपी थे, इनमें से एक की मौत हो गई थी। जी हां, कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। प्रयागराज की एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद, शौलत हनीफ और दिनेश पासी को दोषी करार दिया। इस केस में अशरफ अहमद, फरहान जावेद, इशार, आसिफ मल्ली और अंसार को निर्दोष करार दिया गया। अतीक अहमद को आईपीसी की धारा 364A समेत कई धाराओं में दोषी करार दिया गया। इसके पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी प्रयागराज लाया गया। देखिए, आज बहुचर्चित उमेश पाल अपहरण के केस में माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा फैसला सुनाया गया और इसमें आज अभियुक्त गण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34 आईपीसी रेड विद सेक्शन 120B आईपीसी 147, 341, 342, 504, 506(2) व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषित किया गया और इसमें अतीक अहमद व दिनेश पासी जो FIR में नामजद थे को अंतर्गत धारा 364A/34/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5-5 हज़ार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। इसी प्रकार से अन्य धाराओं 506(2) आईपीसी में भी 3 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया और इसी प्रकार खान शौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपये अर्थदंड व इसमें तीनों अभियुक्त गणों को अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौलत उर्फ हनीफ को 1-1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति तौर पर भी आदेश पारित किया गया अंतर्गत धारा 357 CRPC में, जो उमेश पाल यानी वादी के परिजनों को दिया जाएगा। अच्छा, अशरफ और 7 लोग को बरी कर दिया गया, किस आधार पर बरी किया गया वो भी? देखिए, आधार बता पाना मुश्किल है क्योंकि निर्णय के समय आधार नहीं बताया जाता, ना ही माननीय न्यायालय द्वारा ये कहा जाता कि आपको इन आधारों पर छोड़ा जाता है। उन्होंने इन 7 अभियुक्त गणों को सभी धाराओं में अंतर्गत धारा 147, 148, 341, 342, 323, 504, 506, 120B, 364A 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में दोषमुक्त कर दिया गया है। इसमें जिन अभियुक्त गणों को दोषमुक्त किया गया है उनमें अशरफ, फरहान, आबिद, इसरार, जावेद, एजाज अख्तर, आशिक उर्फ मल्ली को दोषमुक्त किया गया है। इसमें कुल 10 अभियुक्त गणों का मामला वर्तमान में माननीय न्यायालय एमपी एमएलए में चल रहा था और इसमें एक अभियुक्त अंसार बाबा की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। अच्छा, अतीक को फिलहाल नैनी सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा या? देखिए, अंतर्गत धारा 353(5) CRPC में निर्णय के समय सभी अभियुक्त गणों का होना अति आवश्यक है, लेकिन जो अभियुक्त गण जेल में निरुद्ध हैं वो 353(5) CRPC के तहत निर्णय के समय होना अति आवश्यक है। इसी के कारण उनको तलब किया गया था, अतीक अहमद को, अशरफ को और फरहान को। अब ये है कि चूँकि अब इनको सज़ा से दंडित कर दिया गया है, ऐसी स्थिति में केंद्रीय कारागार नैनी में भी रख सकते हैं और इसमें उनको जहाँ पे पहले वहाँ भी भेजा जा सकता है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा। ये माननीय न्यायालय पर है कि क्या और जगह दरखास्तें दी जाती हैं, किस वजह से सारी चीज़ें बता पाना थोड़ा सा मुश्किल। योगी सरकार की मजबूत कानून व्यवस्था में एक तस्वीर और उभर कर सामने आई और ये तस्वीर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। कैमरा पर्सन सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनय।